India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर ठोस निर्णय का दिया आदेश। दिल्ली सरकार से कहा, राजनीति करने के बजाय कीजिए काम। प्रदूषण मसले पर दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन को तैयार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को एसआईटी अपग्रेड करने का दिया निर्देश। यूपी ने जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति पर जताई सहमति। एमपी एमएलए मामलों के लंबित केसों पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई स्थगित की। केंद्र राज्यों से 2016 की याचिका को बंद करने की अपील की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मुंबई की विशेष अदालत ने घर के भोजन की भी नहीं दी इजाजत। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि उनकी सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोर्ट से कहा कि ये अधिक सार्थक होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाए। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा। कुछ किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों को जिम्मेदार ठहराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि झूठे बहाने उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नारों पर खर्च और कमाई की लेखा परीक्षा कराने पर मजबूत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम पर हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर दिल्ली केवल लॉकडाउन लगाती है तो इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा जब तक एनसीआर या अन्य राज्य लॉकडाउन नहीं लगाते। दिल्ली सरकार ने कहा कि 20 तारीख तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा निर्माण पर 17 तक रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हम राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि पंजाब में मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। इस पर चंद्रचूड़ ने विकास सिंह से पूछा कि आपका क्या सुझाव है। विकास सिंह ने कहा कि पराली को लेकर एक कमेटी का गठन करना चाहिए। मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। लेकिन वो कह रहे हैं, ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती। या तो ये इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिसप्लीज नहीं करना चाहते हैं। एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसको बैन करना से बजाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए और उससे बड़े आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार को सलाह दी गई है कि दिल्ली में पार्किंग फी 3 गुना कर दी जाए जिससे लोग गाड़ियों से गैर जरूरी ना निकलें। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा पॉल्यूशन में पराली जलाने से होने वाला पॉल्यूशन मात्र 10% है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सड़क की धूल प्रदूषण में योगदान करती है, वहां पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा
दिल्ली एनसीआर में सभी ईंट भट्टे बंद किए जाएं, सभी हॉट मिक्स प्लांट को बंद किया जाए। एनसीआर में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के संचालन को कम करना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में ट्रक की एंट्री बैन होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। सीजीआई ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आरोप लगाना गलत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि आप कितना रेवेन्यू लेते हैं, कितना खर्च करते हैं काम पर और कितना प्रचार पर खर्च करते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि आपका ऑडिट करा दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने के लिए जुर्माना लगाया है। आपने किसानों को इंसेंटिव देने जैसे कदमों के बारे में कुछ किया है। सीजीआई ने पंजाब हरियाणा राज्यों से कहा है कि आप किसानों से बात करें कि कम से कम 1 हफ्ते तक पराली ना जलाएं। सीजीआई ने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ प्रदूषण को कम करना है। आपको स्कूल बंद करना है, निर्माण पर रोक लगानी है, उद्योगों को कुछ समय के लिए बंद करना है। आपको जो करना है वो करें। अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने पर यूपी सरकार सहमत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को रिटायर्ड जज का नाम सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश जैन को नियुक्त करना चाहता है। कोर्ट ने यूपी पुलिस की एसआईटी को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं और आईपीएस अफसरों की लिस्ट तलब की है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जिसे उचित समझे एसआईटी जांच की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। अब सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति पर आदेश देगा। उत्तर प्रदेश सरकार मामले की जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सहमत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश जैन को नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक दिन चाहिए, हमें जज से भी बात करनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि किसी भी हाईकोर्ट के जज ही होते हैं। ऐसे में किसी भी हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्ति किया जा सकता है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य को एक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का निर्देश दिया था और जस्टिस राकेश कुमार जैन, रंजीत सिंह के नाम सुझाव थे। शीर्ष कोर्ट ने राज्य के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी एसआईटी में शामिल करने को कहा था। कोर्ट ने यूपी सरकार से आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि ये अफसर यूपी काडर के हों, लेकिन यूपी के रहने वाले ना हों। पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और एक श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। पिछली सुनवाई में सीजीआई ने कहा कि वहां जुटी भीड़ से बहुत से लोग जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाएं, नहीं तो हमें लैब का निर्देश देना होगा। इसमें गवाहों की सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं। सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा था कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर को ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किराएदारों को तमिलनाडु सिटी टेनेंट्स और प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9 का लाभ उठाने के लिए परिसर का वास्तविक कब्जा होना चाहिए, जो पहले किराएदार द्वारा कोर्ट को जमीन बेचने का निर्देश देने के लिए दायर आवेदन से संबंधित है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई ने लीज समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली नहीं करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ अपीलकर्ता नेशनल कंपनी द्वारा दायर एक दीवानी अपील की अनुमति दी। मामले में तथ्यात्मक संदर्भ में न्यायालय ने अपीलकर्ता को BPCL पर 1 लाख का जुर्माना लगाना उचित समझा। BPCL के पूर्ववर्ती अर्थात बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ने साल 1960 में एक खाली भूमि के लिए अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती के साथ एक पट्टा समझौता किया था। पट्टे की प्रारंभिक अवधि 30 वर्ष की थी, जिसे इसके लिए 1 साल
20 साल और बाद में 11 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था, जो 31 दिसंबर 2009 को समाप्त हो गया। बीपीसीएल द्वारा खाली जमीन पर एक पेट्रोल पंप स्थापित किया गया था और एक डीलर को आगे किराए पर दिया गया था। पट्टे की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी जगह खाली नहीं की गई। अपीलकर्ताओं द्वारा ये इंगित किया गया था कि बीपीसीएल द्वारा संपत्ति का लगातार उपयोग किया जा रहा था, भले ही पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि तमिलनाडु सिटी टेनेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9 के तहत लाभ केवल उन किराएदारों को दिया जा सकता है जिनके पास वास्तविक कब्जा था। न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि बीपीएल ने अपीलकर्ता को एक पैसा दिए बिना पट्टे की अवधि से परे परिसर का उपयोग किया था और इसलिए बीपीसीएल को खाली करने और बजाय किराए के बकाया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। इधर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की कुछ टिप्पणियां सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया गया है क्योंकि वो पीएम की समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं थे। जब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई तो उन्होंने सीएटी के सामने अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कैट के द्वारा उनके मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि जब पूरा मामला बंगाल केंद्रित है तो इस पर सुनवाई दिल्ली क्यों स्थानांतरित की गई है। ये पूरा मामला केंद्र ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय से 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछे जाने पर कहा, जिसमें उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई और इस कार्रवाई को बाद में जोनल से हटाकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में स्थानांतरित की गई थी। इस स्थानांतरण को पहले बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी, फिर केंद्र ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट अब 22 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत स्थापित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों को अपनी अंतिम दलीलें पूरी करनी चाहिए ताकि एक आदेश पारित किया जा सके, क्योंकि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबित मामले और विशेष अदालतों की स्थापना करके उनका त्वरित निपटान होना चाहिए। 12वीं रिपोर्ट में न्यायमित्र ने कहा कि एआर अंतुले केस इस वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि अंतुले केस अदालत के अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण स्थानांतरण के मामले से संबंधित है। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को जवाहर नगर के बंगला रोड में नो हॉकिंग नो वेंडिंग जोन से अवैध वेंडरों को हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से कमला नगर स्थित बंगला रोड के दुकानदारों की ओर से एक याचिका का जवाब देने को कहा, जिसमें अवैध हॉकिंग के हटाए जाने को सुनिश्चित करने की मांग की गई। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नॉर्थ एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस क्षेत्र से अवैध विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई करे और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने प्राधिकरण से बोर्ड लगाकर ये सूचना देने को कहा कि ये नो हॉकिंग वेंडिंग जोन है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर हिंदुत्व पर कथित टिप्पणी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई। एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा एडवोकेट राजकिशोर चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि खुर्शीद द्वारा
हाल ही में लॉन्च की गई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हरम जैसे कट्टर स्काई नामक एक अध्याय में की गई है, जिसमें कहा गया है कि आईएसआईएस और बोको हरम के लिए हिंदू धर्म की समानता को एक नकारात्मक विचारधारा के रूप में माना जाता है, जिसका हिंदू पालन कर रहे हैं, और हिंदू धर्म हिंसक, अमानवीय और दमनकारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में जिंदल ने खुर्शीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153A, 298 और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, जो संज्ञेय अपराध है। हाल ही में राम कदम ने अपनी किताब में विवादित टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या विवाद पर खुर्शीद की किताब से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सरकारी खाते में ट्रेजरी चालान के जरिए पैसा जमा करने वाले स्टाम्प विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि 2014 और 2021 में 2 आरबीआई मास्टर सर्कुलर, जिन पर भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी तरह से भरोसा किया था, वो सरकारी लेन देन पर कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की अनुमति नहीं देते हैं। अदालत ने कहा कि एसबीआई आरबीआई के सर्कुलर्स की गलत व्याख्या नहीं कर सकता है और अपनी धारणाओं और अनुमानों के आधार पर इस तरह के चार्ज ले सकता है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों के असंवेदनशील आचरण के लिए बैंक को भी आड़े हाथों लिया, जिसे मामले के दौरान बेनकाब किया गया था। कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और अधिकारी लोक सेवक हैं। याचिकाकर्ता सरकार की ओर से जारी ट्रेजरी चालान के जरिए सरकारी खातों में नकद जमा कर रहे हैं। अदालत ने एसबीआई की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में दिए एक बयान में गंभीर रूप से आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता स्टाम्प विक्रेताओं के लिए यह हमेशा खुला है कि वो किसी अन्य बैंक से संपर्क करें और अपना बैंकिंग संचालन जारी रखें। इसलिए अदालत ने अपने आदेश में नियमित लिखा और टिप्पणियां की। सहायक महाप्रबंधन एसबीआई को जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में इस तरह के बयानों की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी। स्टैम्प विक्रेताओं ने 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एसबीआई के अधिकारियों को जनवरी 2015 से उन पर लगाए गए कैश हैंडलिंग चार्ज को खाते के नाम पर कमीशन खाते के रूप में माफ करने का निर्देश देने की मांग की थी। केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है जब तक कि पीने वाले कोई उपद्रव नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे एक आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उसे कथित तौर पर शराब के नशे में पाया गया और उस पर मामला दर्ज किया गया। मामला ये था कि पुलिस अधिकारियों ने उसके खिलाफ केवल इसलिए अपराध दर्ज किया क्योंकि वो आरोपी की पहचान करने में विफल रहा और आरोप लगाया कि ये उसके खिलाफ झूठा मामला था। इस आधार पर उसने चार्जशीट रद्द करने की मांग। कोर्ट ने कहा कि ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन में दंगा किया या दुर्व्यवहार किया। एफआईआर में सिर्फ इतना आरोप था कि वो नशे में था और उसका खुद पर काबू नहीं था। जज ने आगे कहा कि केपी एक्ट की धारा 118 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नशे में या दंगा करने की स्थिति में खुद की देखभाल करने में असमर्थ पाया जाना चाहिए। ये भी पाया गया कि नशे में शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। कोर्ट ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का भी हवाला दिया, जहां नशे को शराब या नशीली दवाओं के सेवन या नशे के कारण पूर्ण मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ कार्य करने की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था, उपलब्ध तथ्य और सामग्री ये सुझाव देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था या फिर उसने पुलिस स्टेशन के अंदर दंगा किया था। इस प्रकार आपराधिक विविध मामले की अनुमति दी गई है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता के समक्ष लंबित कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए।
बात महाराष्ट्र की, जहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सत्र अदालत ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। आज अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी खत्म हो गई थी। कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल कराया गया था, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को देशमुख की हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए देशमुख के वकील ने पूछा कि उसने मामले में अन्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के कभी पूछताछ के लिए क्यों नहीं आया। ईडी ने एनसीपी के नेता देशमुख को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। विशेष अवकाशलीन अदालत ने 6 नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। फिर पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश एचएस सटभाई के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी थी। अभियोजन ने कहा कि सचिन वाजे ने देशमुख के कहने पर मुंबई में बार मालिकों की रिश्वत वसूली में अहम भूमिका निभाई थी और ईडी इस मामले में वाजे का बयान दर्ज करने के लिए संबंधित अदालत से अनुमति मांगने की प्रक्रिया में है। ईडी ने कहा कि देशमुख का सामना उन नए सबूतों से कराने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है जो वाजे के बयान में सामने आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.